और 2020 के पहले कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मंदिर एक वही था जो हम लोग बड़े गौरव से कहते थे कि भगवान बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध की धरती है, परिमहानिर्वाण स्थल। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संदेश उस समय दिए थे कि हम एकजुट होकर न केवल कोरोना को परास्त करेंगे बल्कि कोरोना के महामारी के इस अवसर को, कोविड के पहले कुछ नहीं था लेकिन कोविड के बाद आज सब कुछ है। पर्यटन में किस तरह से सर नियर अबाउट इन 4-4.5 साल में आपके कार्यकाल में कामकाज किया गया जिसके चलते कुशीनगर के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके? आपने अभी पूछा है कि तैयारी क्या है। तैयारी वो लोग करते हैं जो जनता से दूर रहते हैं, वो चुनाव के समय में तैयारी करते हैं। कुछ भी नहीं था, एक रोशनी जलाने की, एक बल्ब की भी व्यवस्था नहीं था, न तो एटीसी टावर था, न तो डिपार्चर रेवल का भवन था, न तो कोई भी नहीं, बाउंड्री वाल तक नहीं सुरक्षित था, मार्ग भी नहीं था एयरपोर्ट तक। कोई भी ऐसा प्रमुख मार्ग नहीं होगा जो चौड़ीकरण की सुविधा न मिला हो जनता को। और 190 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की सुविधा हमने 2 वर्षों में दिलाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कुशीनगर में किस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, साथ ही साथ और भी तमाम मुद्दे हैं। संसद में मानसून सत्र की कार्यवाही जारी है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मानसून सत्र से लेकर 2024 की तैयारी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, साथ ही साथ कुशीनगर में कितने विकास के कार्य किए गए। इन तमाम मुद्दों पर इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर। जी नमस्ते सर, आपसे जानना चाहेंगे, कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, बारिश के चलते जो है अचानक उनका दौरा स्थगित हुआ, रोका गया। अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है? कुशीनगर को कौन सी बड़ी सौगात मिलने वाली है? देखिए, वो उनके आने का जो कार्यक्रम बना था वो कृषि विश्वविद्यालय के शिलान्यास और भूमि पूजन था। 750 करोड़ का कृषि विश्वविद्यालय हमारे कुशीनगर लोकसभा को मिला है। बारिश के नाते टल गया, लेकिन ये बहुत जल्द, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से हमारी बात हुआ था, उसके बाद भी तो उन्होंने बताया कि अब अच्छे मौसम में होगा ताकि कहीं अड़चन ना आवे। और बहुत बृहद कार्यक्रम था और आगे भी होगा। तो जानते हैं आप लोग कि उत्तर प्रदेश का ये 5वां और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये दूसरा ऐतिहासिक विकास की सौगात ही नहीं, कुशीनगर के युवाओं के स्वर्णिम भविष्य का एक कहें कि मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। और मानसून सत्र चल रहा है हम लोगों का, और कई सत्र ऐसे इसके पहले बीत गए। कभी महंगाई का बहाना लेके, कभी कुछ बहाना कुछ करके विपक्ष कभी सदन को व्यवस्थित चलने नहीं दिया। खैर, बिल जो पास होना है वो हो ही रहा है, और 11 जुलाई के बाद फिर हम लोग जुटेंगे। आपने अभी पूछा है कि तैयारी क्या है। तैयारी वो लोग करते हैं जो जनता से दूर रहते हैं, वो चुनाव के समय में तैयारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर अगर गौर करें तो रोज़ जिस चुनाव की तैयारी क्या होता है, जनता के बीच जाना, जनता के बीच सहभागिता करना, ये तो नित्य का काम है हम लोगों का। अभी आपने देखा पिछले विगत 1.5 माह में संपर्क से समर्थन और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्षों के ऐतिहासिक कार्यकाल के उपलक्ष्य में महाजन संपर्क अभियान चला है पूरे देश की धरती पर। हमारे कुशीनगर में भी बहुत कई ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, और लगभग मैंने प्रयास किया कि हर कार्यक्रमों में हमारी सहभागिता रहे। और
तो वही मैंने कहा कि तैयारी वो लोग करते हैं जो जनता से दूर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यप्रणाली का है या सरकार के, दोनों का जनता के बीच सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण के बुनियाद पर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनता का विश्वास अर्जित कर चुका है। सर, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जो है कुशीनगर में विकास के कार्य जिनका लगातार आप जिक्र करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सर चीज़ें चल रही हैं कि नाम तो इंटरनेशनल है लेकिन अब तक डोमेस्टिक सेवाएं ही अब तक हो पाई हैं? इंटरनेशनल चीज़ें कब तक जो है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें वहाँ से होंगी जिससे लोगों को जो है और सब सारी चीज़ें सुगम हो सके लोगों के लिए? देखिए, हम लोग जानते हैं कि विरोधी तंज इस मुद्दे पर बहुत कसते हैं और ये लोग वही हैं जो इनके कभी पूर्व के माननीय लोग 25 सालों से जो हवाई अड्डा पूरे कुशीनगर जनपद वासियों के लिए एक उपहास का मुद्दा बना हुआ था। मैं बताऊं कि 50 गांव के पशुओं का चारागाह था, कुछ भी नहीं था, एक रोशनी जलाने की एक बल्ब की भी व्यवस्था नहीं था, न तो एटीसी टावर था, न तो डिपार्चर अराइवल का भवन था, न तो कोई भी नहीं, बाउंड्री वाल तक नहीं सुरक्षित था, मार्ग भी नहीं था एयरपोर्ट तक, सब कुछ। और मैं बताऊं कि अगर देखें तो याद करें जब कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया के साथ इस देश को भी चपेट में लिया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संदेश उस समय दिए थे कि हम एकजुट होकर न केवल कोरोना को परास्त करेंगे बल्कि कोरोना के महामारी के इस अवसर को, इस समय को अवसर में बदलेंगे। और मैं कहूँ कि उनके इस संदेश कुशीनगर की धरती पर आप देखेंगे कि चरितार्थ बहुत मजबूती से हुआ, क्योंकि 2020 में कोविड आया था और 2020 के पहले कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मंदिर एक वही था जो हम लोग बड़े गौरव से कहते थे कि भगवान बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध की धरती है, परिमहानिर्वाण स्थल। इसके अलावा कुछ था नहीं कुशीनगर में। बहुत से सरकारें आए और गए, बहुत माननीय आए और गए, लेकिन कोई ऐसा योजना नहीं था जिसको हम लोग गौरव के साथ कह सकते थे। मैं तो 2019 की शुरुआत में ही सदन में हमेशा बोला करता था कि देश के किनारे का छोर जहां विकास की किरणें पहुंचने के साथ समाप्त हो जाया करती थी, लेकिन आज मैं नहीं बोलता हूं। आज तो बोलता हूं कि विकासशील जिलों की गणना होगी तो कुशीनगर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि कोविड के पहले कुछ नहीं था लेकिन कोविड के बाद आज सब कुछ है। कोरोना के ही समय में 2021 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ। ये ठीक है कि अभी डोमेस्टिक की ही उड़ान नीति दिल्ली चल रही है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कुशीनगर के नगर निकाय के चुनाव में आए थे तो खुले मन से आश्वस्त किए थे वहाँ की जनता को कि बहुत जल्द अब विदेशों में भी कोरोना का स्वर धीमा पड़ रहा है। इसको जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी ऐसे देश जहां बौद्धिस्ट हैं उनसे उड़ानें यहां से शुरू कराएंगे और दिल्ली के अलावा भी महानगरों को कुशीनगर से जोड़ा जाएगा। तो हम लोग आश्वस्त हैं। तंज कसने वाले कस लें, जिस तरह कप्तानगंज के फ्लाईओवर पर 8 महीना बहुत तंज कसे, लेकिन आज देखिए तो ऐसा फ्लाईओवर वहाँ निर्माण हो रहा है जो आपको गोरखपुर के विकासशील जिले की धरती पर भी नज़र नहीं आएगा कि रेलवे लाइन के ऊपर से फ्लाईओवर बन रहा है तो उसी रेलवे लाइन के नीचे से अंडरपास भी बन रहा है। केवल कप्तानगंज नहीं, कुशीनगर और गोपालगढ़ के 4 लेन पर भी फ्लाईओवर का निर्माण हम लोग राजमार्ग माननीय मंत्री माननीय गडकरी जी से लेके किए। और तो मैंने वही बात कहा कि उड़ान जब होगी तो विरोधियों के मुंह बंद हो जाएंगे।
और लेकिन ये जो हवाई अड्डा का अस्तित्व समाप्त मान लिए थे विरोधी मानसिकता के लोग, लेकिन अंततः अंतर्राष्ट्रीय निर्माण भी हुआ और उड़ान भी डोमेस्टिक चल रहा है अभी फ़िलहाल। इसके अलावा देखिए कुशीनगर को मेडिकल कॉलेज मिला, 4 से 5 माह बाद वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय मैंने बताया ही, फ्लाईओवर का मैंने निर्माणों का दौर सिलसिला प्रारंभ है। 3 के बाद बहुत जल्द मैं अपने ज़िला मुख्यालय पडरौना के जो देश आज़ादी के बाद से जाम से त्रस्त है उसको पूर्णतः निजात दिला दूंगा। एक नहीं 2 रेलवे क्रॉसिंग पर आरओबी यानी कि फ्लाईओवर का निर्माण हम लोग 2023 में ही शुरू करा देंगे। शुरू क्या करा देंगे, कोशिश प्रयास रहेगा समाप्त भी करा दें। हमारे यहाँ कहते हैं कि आवागमन की सुविधा अगर बेहतर हो तो विकास की किरणें भी वहाँ आसानी से पहुँचते हैं। इस दृष्टिगत अगर देखेंगे तो कुशीनगर का नाम बहुत ही विकासशील जिलों में गणना इसीलिए होगा क्योंकि नेपाल से लेकर हमारे जिला मुख्यालय पडरौना तक एक सड़क 100 करोड़ का हम लोगों ने चौड़ीकरण की सुविधा दिया है। वहाँ की जनता को कोई भी ऐसा प्रमुख मार्ग नहीं होगा जो चौड़ीकरण की सुविधा न मिला हो जनता को। और 190 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की सुविधा हमने 2 वर्षों में दिलाया है। निरंतर बड़ी योजनाएं लाने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्द दिखाई भी देंगे। और जो योजनाएं आ चुके हैं उसके निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अवसर को, कोरोना के महामारी को अवसर में बदलने वाला जो संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिए थे वो कुशीनगर के धरती पर आपको बहुत मजबूती के साथ दिखाई देगा। जैसा कि सर आपने शुरुआत में ही जिक्र किया पर्यटन के क्षेत्र के बारे में, पर्यटन में किस तरह से सर नियर अबाउट इन 4-4.5 साल में आपके कार्यकाल में कामकाज किया गया जिसके चलते कुशीनगर के युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिल सके। साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे कि आगे क्या कुछ रोड मैप बनाकर चल रहे हैं जिसके चलते जो है कुशीनगर में बेहतर चीज़ें हो सके, युवाओं को बाहर की तरफ पलायन न करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जब से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होंगी उसके बाद से और सब सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज हो पाएंगी, युवाओं को कितना जो है उससे बेनिफिट होगा। साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक पर्यटन क्षेत्र में अगर बौद्ध टूरिज्म के रूप में सब सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर हो पाती हैं तो उससे क्या कुछ बदलने वाला है, युवाओं के लिए कितने अवसर पैदा होंगे, जो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कम शब्दों में आपको बता दूं कि जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय, जब कृषि विद्यालय बन के पूर्ण रूप से तैयार होगा तो आप भी मानेंगे कि वहाँ होटल के बिजनेस, वहाँ टैक्सी के बिजनेस, वहाँ छोटे दुकान, इन सब के इसलिए व्यवसाय बढ़ जाएंगे क्योंकि कई हज़ार स्टूडेंट वहाँ और कर्मचारी वहाँ पर काम करते हुए उनका निवास कुशीनगर में होगा। इसी तरह बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास जैसे जैसे निरंतर बढ़ रहा, अभी बताएं कि 16 करोड़ का भारत सरकार की योजना से हम लोग लाइट एंड साउंड जो सारनाथ में है उसकी यहाँ पर आ चुका है, उसकी शिलान्यास हम लोग करने वाले थे लेकिन रोक दिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लग गया तो हम लोगों ने कहा अब उन्हीं के हाथ से इसका भी शिलान्यास उसी कृषि विश्वविद्यालय के साथ ही होगा। इस तरह आप जाएंगे अगर कुशीनगर तो बौद्ध सर्किट एरिया के स्थल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि विगत 4-5 साल पहले जो कुशीनगर था वो विकास के तरफ अग्रसर निरंतर हो रहा है। हिरणावती नदी को एक पर्यटक के रूप में वहाँ बोटिंग स्टेशन की सुविधा दिया गया और ये जो मैत्री परियोजना की भूमि 200 एकड़ जो अधिग्रहण करके रखा गया था संस्कृत विभाग के पास, उसमें 148 करोड़ तो 148 एकड़ तो दे दिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि विश्वविद्यालय के भवन के लिए, लेकिन 50 एकड़ अभी भूमि ये बौद्ध सर्किट एरिया के डेवलपमेंट के लिए ही रखा गया है। और अभी बहुत सी योजना वहाँ लाना है हम लोगों को। जैसे आप कह सकते हैं
बुद्धा पार्क हो, थीम पार्क हो, या फिर एक लार्ज बुद्धा स्टैचू भी बनाने की वहाँ पर हम लोगों ने तैयारी किया है। देखें, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो इस तरह जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने रंगत में आएगा, या बहुत सर्किट एरिया का पर्यटन विकास बढ़ेगा, या कृषि विश्वविद्यालय जब अपने पूर्ण रूप से तैयार होगा, तो निसंदेह हजारों परिवार को रोजगार यहीं कुशीनगर की धरती पर मिलेगा, जो आज उस परिवार के युवा लुधियाना और बॉम्बे और कलकत्ता जाके अपने रोजगार को सुलभ कर रहा है। कुशीनगर की तो सर बात हो गई। अब बात करना चाहेंगे सर विपक्ष की। विपक्ष जो है यूपीए नाम बदलकर इंडिया नाम रख दिया है, तो इंडिया को एनडीए कितना टक्कर देगा, ये जानना चाहेंगे आपसे। इंडिया नाम बदल लेने से वही कहा जाता है कि चेहरा वही है, लोग वही हैं, लेकिन खाल बदल लेने से उनकी मानसिकता नहीं बदल जाती। इंडिया नाम तो रख के ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो पूरे देश को लूट लिया। फिर आप जानते हैं कि इस इंडिया नाम से आतंकवादी संगठन भी कितने रहे, इंडियन मुजाहिदीन और क्या क्या नाम वो भी रखे थे। तो इसे इंडिया नाम रखने से जनता का विश्वास नहीं मिलने वाला इन लोगों को, और जब कुछ नहीं है इन लोगों के पास इस राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के समाज के लिए, तो अब इन्होंने वही अपना नाम उसी तरह बदल लिया जैसे ये अन्य संगठन जो है बदल लेते हैं। अपनी कार्रवाई तो वही होता है उन लोगों का, लेकिन अपने छोला बदल लेते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज ये लोग पहले भी एकजुट होकर चाहे थे हमारे दुनिया के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मोदी जी के रास्ते को रोकने के लिए, तब भी नहीं रोक पाए थे। न तो 2014 में रोक पाए, न तो 2019 में रोक पाए, और न तो 2024 में ये लोग रोक पाएंगे। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जैसे मान लीजिए ये तो इंडिया एनडीए यूपीए की बात हो गई। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो तमाम चीज़ें जो है, जो विपक्ष की तमाम कार्यप्रणालियाँ चल रही हैं, साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी जी को लेकर एक तंज कसा जा रहा है कि पहले एक बार सदन में शायद उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ेगा। अब कहना यह है कि अगर एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है, तो 38 दलों का सहयोग क्यों लिया जा रहा है? क्यों? एनडीए आज का नहीं है, 25 साल पहले एनडीए का गठन हुआ था। तो अगर विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए लोग तैयार हैं, तो क्यों नहीं साथ लेके सबको चलना है, पूरे देश को साथ लेके चलना है। तो अगर 38 दल आके विचारधारा से मिल रहे हैं, तो उनको भी लेके चलना है। इसके पहले भी माननीय मोदी जी के ही विश्वास में एनडीए के सभी दल थे, उसके पहले भी थे। 25 साल हो गए आज एनडीए के गठन के, ये नया गठन नहीं हुआ है। और अगर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश है, पूरा देश क्या, मैं तो कहूँ अगर दुनिया के 20 विकासशील देश अपना नेतृत्व माननीय मोदी जी को दे सकते हैं, तो G20, तो ये 38 दल के लिए कौन सी बड़ी बात है। और भी अभी दल आने के लिए इच्छुक हैं, ऐसे छोटे दल माननीय मोदी जी के विचारधारा से जुड़कर राष्ट्र सेवा में उनको लगना है तो लगेंगे। आखिरी सवाल है सर हमारा, 2024 चुनाव के लिए अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ अनुमान लगाकर सब सारा कामकाज कर रही है? कितनी सीटें 2024 में निकलकर सामने आनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो पिछली बार 7 सीटें निकली थी दिल्ली में। इस बार आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ में आम आदमी पार्टी का ये भी दावा है कि इस बार देखिए लोकसभा के चुनाव में किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिलता है, जैसे एमसीडी में मिला। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोगों ने 70 के करीब जो है सीटें निकाली, तो वहाँ पे भी सब सारी चीज़ें पूरी तैयारियां चल रही हैं पुरजोर तरीके से। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों का जो घटक है, जो वहाँ पर मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, स्थानीय पार्टियां, वो पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं। कितना क्या कुछ लग रहा है कि कितना जो है इस बार विपक्ष आपको टक्कर देगा? 2019 बेहतर था या 2024 उससे बेहतर होगा? किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या कुछ आपके अनुमान करते हैं?
देखिए 2014 से बेहतर अगर 2019 था तो 2019 से बेहतर 2024 भी रहेगा। और रहा उत्तर प्रदेश का तो देखिए छोटे चुनाव अपना अलग रूप लेके आता है, लेकिन जब देश की बात आती है, वो लोकसभा का चुनाव जब आता है तो जनता अपने देश हित को प्रथम वरीयता देती है, क्योंकि सबको मालूम है कि देश सुरक्षित रहेगा, देश रहेगा तभी हम रहेंगे, हमारा समाज रहेगा, तभी हमारे लक्ष्य की परिकल्पना भी साकार हो पाएगा। तो जब देश की बात आती है तो वो माननीय मोदी जी हैं जो इस 2014 तक बीमार पड़े देश को, उस देश जो 2014 तक आते आते भ्रष्टाचारी व्यवस्था के चलते जो खोखला हो गया था, ऐसे टूट चुके देश को, ऐसे बीमार पड़े देश को मात्र 9 वर्षों में अपने अथक प्रयासों से आज दुनिया के विकासशील देशों की अगड़ी पंथ पर ही नहीं खड़ा किए, आज दुनिया के 20 विकासशील देशों के नेतृत्व करने का गौरव इस देश को दिलाए। और आज देखिए वही देश आज इकनॉमी में देखें तो 5वां स्थान है दुनिया में, उन्होंने आश्वस्त किया है और हम लोग भी आश्वस्त हैं कि 2024 आने के बाद ये देश दुनिया के तीसरे पावदान पर भी अवश्य पहुंचेगा। तो ये थे हमारे साथ कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुशीनगर के अगर विकास कार्यों की बात की जाए और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विकास कार्य हुए, देश में जिस तरह से विकास कार्य हुए, उन तमाम विकास कार्यों की अगर बात कर ली जाए तो उसके आधार पर 2024 की पटकथा जिस हिसाब से लिखी जाएगी उसमें बीजेपी को फिर से प्रचंड बहुमत मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।